नमस्कार बच्चों, ग्रीनवेल पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तस्लीमा मंसूरी। क्लास 10th का इंग्लिश का क्वेश्चन एंड आंसर का सीरीज चल रहा है। आपका PYQ चल रहा है 2024 का, ठीक है, जिसमें अभी तक 6 लेक्चर हो चुके हैं बच्चों। और आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम ग्रामर का पार्ट B देखने वाले हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर का एक्टिव पैसिव थोड़ा सा क्वेश्चन एंड एक आइडिया लेने के लिए मैंने आपको विद एग्जाम्पल्स एंड कुछ रूल्स भी बताया हुआ था, ठीक है। आज उसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस हैं जो आपके 2024 में पूछे गए हैं बच्चों। मैंने कल भी आपसे कहा था कि सिर्फ और सिर्फ 2024 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से कुछ हो नहीं पाएगा। आपको आपको बाकी ईयर्स के क्वेश्चन भी, पीछे के जो क्वेश्चंस हैं 2023, 22, 21, ये सब जो आपके क्वेश्चंस हैं ये भी आपको करते रहना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आप लाइटली मत लीजिए इस चीज़ को, इसको करते रहना है। इन एडिशन टू दैट एक आइडिया जस्ट आपको बताने के लिए कि देखो इस तरीके का सवाल आया हुआ है, ऐसे आपको इस चीज़ को हैंडल करना है, यहाँ पे कराया जा रहा है। बाकी सब कराने का इतना थोड़ा सा टाइम एक्चुअली शॉर्टेज है, क्योंकि और भी चीज़ें देखनी है, तो इसलिए 2024 वाला कराया जा रहा है। चलिए, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन को डील करने से पहले थोड़ा सा रूल्स मैं चाहूँगी कि आपको पता हो। हालांकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इस चीज़ को, क्लासेस में आपने पढ़ रखा होगा, तो एक क्विक रिवीजन देखते हैं इसका थोड़ा सा, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस का सबसे पहले यहाँ पे हम टेंस जो है इसका चेंज होने का रूल क्या है वो देखते हैं बच्चों। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन भी दे दूं तब सबसे पहले कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है। देखो, डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं ना, कथन बोलते हैं इसको। तो डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है बच्चों, डायरेक्ट नरेशन, एक सेकेंड, डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है कि आपने किसी से कोई बात जो है सीधी सीधी दूसरे पर्सन से की है। मतलब जो कथन है, बात जो है दो लोगों के बीच हो रही है, ठीक है, दो लोगों के मध्य प्रत्यक्ष रूप से हो रही है, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। अब ये प्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब, प्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब क्या है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं तो जो बातें मैं आपसे कह रही हूँ वो डायरेक्टली आपसे कह रही हूँ, आप स्क्रीन के उस पार मेरी बातों को डायरेक्टली सुन रहे हो। अब जो बातें मैंने आपको कही या जो चीज़ें मैंने आपको समझाई, जब वही बात, मेरी कही हुई बात आप अपने दोस्त को बताओगे तो मेरी बात आपके दोस्त तक आपके ज़रिए पहुँची, वो इनडायरेक्ट मेथड हो जाएगा, ठीक है। समझो यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया क्या, ये डायरेक्ट हो गया। मतलब अगर लेट्स से कि एक लड़का ए है और एक बी है, तो ए बी से डायरेक्टली बात कर रहा है, इस टाइप के स्टेटमेंट को हम डायरेक्ट स्टेटमेंट कहते हैं। अब ए है और यहाँ पर बी है, इसके बीच में डायरेक्ट बात हुई, लेकिन बी की बात जो है वो सी तक ए के जरिए पहुंची हुई है। प्लीज ध्यान से समझिएगा कि ए और बी के बीच में डायरेक्ट बात हो रहा है, डायरेक्ट बात हो रहा है, और बी की बात जो बी ने कहा था, बी के कथन सी तक ए के जरिए पहुंचते हैं, ए पहुंचा रहा है। तो इस सी तक बात कैसे आया, इनडायरेक्टली आया। सी तक बात कैसे आया बच्चों, इनडायरेक्टली आया। इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट को हम इनडायरेक्ट स्टेटमेंट कहते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मैं आशा करती हूँ मैं समझा पाई हूँ कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहती हूँ। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने कहा कि अरे इस मैम ने तो ये बात कही थी करने के लिए, ठीक है, आप, और ये बात आप किससे कह रहे हो, अपने दोस्त से कह रहे हो। मेरी बात आपने अपने दोस्त से कही, मतलब मेरी बात आपके दोस्त तक आपके जरिए पहुंची हुई है, इसी चीज को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। समझ गए। चलो एक और एग्जाम्पल ले लो कि आपकी मम्मी कहती हैं कि जाके दीदी से कह दो कि कपड़े उतार ले, ठीक है। तो आप अपनी दीदी से जाकर के कहोगे कि दीदी मम्मी ने कहा है कपड़े उतार दो। तो दीदी से जो बात कही ना वो मम्मी ने कहा था, ठीक है।
दीदी तक बात किसके जरिए पहुंची, आपके जरिए पहुंची हुई है, ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, मम्मी ने आपको कहा कि दीदी से बोल दो कपड़े उतार ले, तो मम्मी ने आपसे जब बात की तो वो किस तरीके का क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन हुआ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, चलो समझो अब इस चीज़ को। तो हम क्या देखेंगे, हम टेंस के चेंज होने का रूल देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं समझाती हूँ। देखिए एक पहला क्या है, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट स्पीच जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, एक एग्जाम्पल है जैसे ही सेड, उसने कहा, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, उसने कहा मैं फुटबॉल खेलता हूं। ठीक है, अब इस चीज को आप अपने दोस्त को, किसी दोस्त को बताओगे, आप क्या करोगे, अपने किसी दोस्त को बताओगे। तो ये जो आपका आई प्ले फुटबॉल है, ये आपका बच्चों ये कोटेशन मार्क के साथ में क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा। ठीक है ना, इसको, इस लेफ्ट वाले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, ये भी सुनते जाओ, कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और राइट साइड वाला जो बड़ा सा स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट वाला जो पार्ट होता है बेसिकली, उसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। कोटेशन मार्क के अंदर बंद हुए स्टेटमेंट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और आपका जो लेफ्ट साइड में लिखा रहता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब भी बदलता है, रिपोर्टेड स्पीच में भी जो टेंस है वो बदलेगा, प्रोनाउन बदलेगा, बाकी अदर वर्ड्स भी चेंज होंगे। कैसे, देखते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस आपका बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। बच्चों प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर टेंस जो है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो वो बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। दूसरा, अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो इनडायरेक्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, अभी फिर से समझाऊंगी, सुनते रहो ध्यान से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। याद कैसे रखोगे, सारा प्रेजेंट पास्ट में बदल रहा है। ठीक है, सारा जो प्रेजेंट है वो सब पास्ट में बदल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इनडायरेक्ट में जब चेंज करोगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो पास्ट परफेक्ट में बदल रहा है। आई होप कि आसान होगा अब। ठीक है, अब आते हैं, अब बात किसकी करते हैं, अब पास्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है वो बदल जाएगा परफेक्ट में। किसमें बदल जाएगा, परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, चलिए, और पास्ट परफेक्ट जो है वो बच्चों, पास्ट परफेक्ट जो है आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट बच्चों, पास्ट परफेक्ट का कोई चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट डज नॉट चेंज। ठीक है, पास्ट परफेक्ट जो होता है ये नो चेंज। ओके, मतलब पास्ट परफेक्ट को अगर आप चेंज करोगे तो ये पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। ध्यान देना, पास्ट परफेक्ट को चेंज करोगे तो ये पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। और सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी कोई चेंज नहीं आएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का चेंज जैसा है, टेंस जो है वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल दे करके
समझाती हूँ, ठीक है। दूसरे रूल्स देखो, विल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका पास्ट में वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वुड में कन्वर्ट होगा। और वुड जो है ये ऑलरेडी पास्ट में है तो ये चेंज नहीं होगा। कैन कुड में कन्वर्ट हो जाएगा, कुड ऑलरेडी पास्ट में है तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। शुड जो है ये आपका शुड ही रहेगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं चेंज होते हैं। हाँ, मे का क्या हो जाएगा? मे माइट में चेंज हो जाएगा जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो। एक बार वापस से रिवाइज करा दूं, चलिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल आपका क्या हो रहा है? पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो रहा है। पास्ट परफेक्ट कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है। और आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नो चेंज। विल इनडायरेक्ट में वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, वुड ऑलरेडी है तो वुड बदलेगा नहीं। कैन कुड में, और कुड ऑलरेडी पास्ट में है तो कुड भी नहीं बदलेगा। शुड भी नहीं बदलेगा। ये इन सब में क्या होता है? नो चेंज, ठीक है ना। टेंस नहीं बदलेगा, बाकी चीजें अदर देखेंगे हम। एंड आपका जो मे है वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा, माइट में नो चेंज, ठीक है। सो होप कि आपको टेंस समझ आ गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा हुआ है कि ही सेड आई प्ले फुटबॉल, यहां लिख रही हूं। ही सेड आई प्ले फुटबॉल, ठीक। चलिए अब इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा आपका? ही या तो टोल्ड लिखो या सेड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ही सेड या ही टोल्ड आप कर सकते हो। ही सेड। अब सिंपल जो आपके ये सिंपल होते हैं, मतलब पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, तो ये कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा का जो जब आप हटाते हो इनडायरेक्ट में, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, ये कोटेशन मार्क रिमूव हो जाएगा। इसको हटाओगे तो दैट लगाओगे। क्या लगाओगे? दैट लगाओगे। तो क्या होगा? ही सेड दैट। अब ये जो है आपका आई, ये फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो ही सेड दैट ही, ये प्रेजेंट में है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट में। प्लेड फुटबॉल, ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल, ठीक है ना। ठीक। अब कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा। इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता है। एंड जो आपका ये कोटेशन मार्क है और कॉमा है, इसको हटाने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल लेते हैं आपका। Okay, he said, I am reading, सिंपल ही लिखो, I am reading, ठीक है। चलिए तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। he told भी लिख सकते हो, ठीक है ना। he told that ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सो ही, और ये क्या है आपका कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ही वॉज रीडिंग, ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी चेंज हो गया, ठीक है। चलो ये आपके असर्टिव सेंटेंसेस हैं। जो इनडायरेक्ट आप क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो भी चेंज होते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी सेम आप इसी तरीके से सेंटेंसेस को एक्सरसाइज करोगे। अब मैं ना कुछ एक चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस लिखा है तो इनडायरेक्ट में आप उसको कन्वर्ट कर दोगे दैट में। अगर डायरेक्ट स्पीच में देयर लिखा है तो इनडायरेक्ट में आप उसको कन्वर्ट कर दोगे दोज में। नाउ लिखा है इनडायरेक्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा देन में।
हियर लिखा है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दोगे देयर में। टुडे लिखा है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दोगे दैट डे। टुमारो लिखा है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे द नेक्स्ट डे, ठीक है। यस्टरडे लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट लिखते टाइम लिखोगे द प्रीवियस डे। लास्ट नाइट लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम आपको लिखना पड़ेगा द प्रीवियस नाइट। और कैन को कुड में, मे को माइट में, शैल को शुड में, विल को वुड में, अगो को बिफोर लिखोगे, जस्ट को देन लिखोगे, और कम को क्या लिखोगे। ये तो आपका मतलब ज़रूरी नहीं है ऑपोजिट ही हमेशा हो, ये आपका जो डिपेंड ऑन द वर्ब, ठीक है, ये उसका नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक इस तरीके से आप करेंगे, समझ गए। ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जैसे जस्ट लिखा है, अगर जस्ट डायरेक्ट स्पीच में है तो जस्ट को आप इनडायरेक्ट में लिखते टाइम क्या लिखोगे, बिफोर में कन्वर्ट करोगे, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, समझ आता जाएगा क्या है, ओके। और कुछ है तो अब आते हैं क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है बच्चों। अब क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कुछ। ये जो आपके इस एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस है ना, ये ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन सारे के सारे आपके इंटरोगेटिव से आए हुए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इंटरोगेटिव का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाए, ठीक है बच्चों। देखिए 2 ही रूल होता है, टेंस के बारे में मैं समझा चुकी हूँ। तो इंटरोगेटिव में आप कॉमा एंड कोटेशन मार्क को हटाने के लिए क्या करोगे, इफ या फिर वेदर का, वेदर WHETHER, इफ और वेदर का प्रयोग करोगे कब, जब जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस है, सेंटेंस स्टार्ट्स विद डू, डज, was, were, एटसेट्रा, ठीक है ना। आपका जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर क्वेश्चन वाले सेंटेंस आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं तब कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए आपको क्या लगाना है, या तो आप इफ का यूज करो या फिर आप वेदर का यूज करो, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। ये चीज हो गया। और दूसरा क्या करना है आपको कि इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते टाइम जो आपका सेंटेंस है, सेंटेंस आपका क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसको आप प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखोगे, असर्टिव सेंटेंस में लिखोगे, सकारात्मक वाक्य जिसको कहा जाता है, साधारण वाक्य में, इसमें लिखोगे, साधारण वाक्य में, असर्टिव सेंटेंस में लिखोगे, ठीक है ना। किसमें लिखेंगे आप, असर्टिव सेंटेंस में लिखेंगे, ठीक है। फुल स्टॉप लगाओगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगाओगे, समझ आ गया। चलिए और कुछ क्या बताना है, हाँ और एक और चीज़ है कि अगर आपका जो सेंटेंस है बच्चों ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, अगर आपका सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो आप इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे, आप इफ या फिर वेदर का यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट आप स्टार्ट किससे करेंगे, आप डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। और आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। अब समझिए, अब जरा क्वेश्चन देखिए, जो जो कहा है वो सब समझ आता जाएगा। चलो ठीक, चलिए चलिए रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस क्या लिखा गया है, रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर, रश्मि ने स्ट्रेंजर से कहा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, एंड और वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। सीधी सी बात है,
रश्मि एक स्ट्रेंजर से बात कर रही है कि तुम्हारा नाम क्या और तुम कहाँ रहते हो। अब रश्मि की ही बात को आपको कहना है, रश्मि की ही बात को आपको कहना है कि भैया रश्मि ने स्ट्रेंजर से पूछा कि वो कहाँ रहता है। पहले हिंदी में बोल लो, ठीक है ना, आसान हो जाएगा। तो रश्मि ने स्ट्रेंजर से कहा कि वो कहाँ रहता है। अब इंग्लिश में लिख दो, चलो लिखते हैं। तो क्या करेंगे, अब सेड को टोल्ड लिखेंगे, सेड को टोल्ड लिखेंगे नहीं, शायद ये मैं बताई नहीं। तो सेड को टोल्ड नहीं लिखना है बच्चों, सेड को आस्क्ड लिखना है, ASKED, आस्क्ड लिखना है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टंग ट्विस्टर टाइप का वर्ड है, चलो लिखते हैं। सो रश्मि आस्क्ड, अरे एक सेकेंड, पता नहीं, रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर। अब इफ या वेदर लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो डायरेक्ट क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। व्हाट वॉज हिज नेम। अब भैया ये हिज विज क्यों लगाया है और वॉज क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि व्हाट हिज नेम वॉज, हाँ असर्टिव में ना हम पहले ये लिखेंगे, पहले ये नहीं लिखेंगे, एक सेकेंड रुक जाइए। स्ट्रेंजर, चलिए तो क्या करेंगे, व्हाट हिज नेम वॉज, उसका नाम क्या था, ठीक है, उसका नाम क्या था। ये देखो, ये जो योर लिखा हुआ है, अभी आपने पढ़ा ना कि रश्मि ने स्ट्रेंजर से कहा कि वो कहाँ रहता है, वो कौन है, वो थर्ड पर्सन स्ट्रेंजर की बात हो रहा है, इसलिए आपने योर को किस में कन्वर्ट कर दिया, हिज में कन्वर्ट कर दिया, प्रोनाउन का चेंज है, ठीक है। जब वो थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो तो किस में कन्वर्ट करोगे, हिज में कन्वर्ट करोगे। जब यू या योर अपने बारे में बात करोगे तो किस में लगाओगे, आई, माई या मी लगाओगे, ठीक है। चलो देखो, सो वॉट हिज नेम वॉज, और अभी स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ है तो फुल स्टॉप नहीं लगाना है, और क्या करना है, एंड वेयर ही लिव्ड, वेयर डू यू लिव, तो वेयर ही लिव्ड, वो कहाँ रहता था, वो कहाँ रहता था, समझ गए। फुल स्टॉप लगाइए, असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। अब आगे आ जाइए, अगले सेंटेंस पर आते हैं। द मदर सेड टू हर सन, मम्मी ने अपने बेटे से कहा, वाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बुक्स दीज डेज, तुम आजकल अपनी किताबों पर ध्यान क्यों नहीं लगाते हो। तो मम्मी ने अपने बेटे से कहा कि वो आजकल अपनी किताबों पर ध्यान क्यों नहीं लगाता है। वो का मतलब थर्ड पर्सन, और जैसे ही थर्ड पर्सन आया ही, शी, दे या इट लगा सकते हो, ये कर सकते हो, तो चलो करते हैं, ठीक है। तो लगाते हैं, क्या है, द मदर आस्क्ड द सन, सन। अब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो डायरेक्ट, वाई ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज बुक्स दीज डेज, दोज डेज कर दो, दोज डेज, ठीक है, उन दिनों, है ना, उन दिनों। तो मम्मी ने अपने बेटे से पूछा कि वो उन दिनों अपनी किताबों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा था, ठीक है। चलिए, आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं, अगर आप एक बार रूल समझ जाएंगे तो। ठीक बच्चों, चलिए अब अगला देखते हैं। ये है आपका थर्ड वाला, इरेज कर दूं, चलो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर इरेज करती हूँ मैं, ठीक, चलिए। अगर ब्लू वाला अच्छे से दिख रहा हो तो बेहतर है, आई गेस ब्लू वाला अच्छे से दिखेगा, ब्लैक।
हाँ ठीक है, चलो। तो इज दिस द वे टू द न्यू पार्लियामेंट, ये दिख रहा है ना, इज दिस द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब घबराना नहीं है बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो अगर ऐसा सेंटेंस आए तो आप सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पढ़ो। कैसे पढ़ोगे? इधर से, अ मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन, एक मोटरिस्ट ने पुलिसमैन से पूछा, इज दिस द वे टू द न्यू पार्लियामेंट, क्या ये नए पार्लियामेंट संसद भवन जाने का रास्ता है। एक गाड़ी चलाने वाले ने पुलिस वाले से पूछा कि क्या ये संसद भवन तक जाने का रास्ता है। अब आप कैसे लिखोगे कि एक गाड़ी चलाने वाले ने पुलिस वाले से पूछा कि क्या वो संसद तक जाने का रास्ता था। गेटिंग इट? चलो सेंटेंस बनाए, ठीक है। कैसे लिखेंगे? पहले रिपोर्टिंग वर्ब को लिखेंगे, तो अ मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिस मैन, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं हुआ है, ये डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो क्या करेंगे? इफ लगाएंगे, इफ या विदर। इफ इट वॉज, इज लगाना, क्या लगाएंगे? वॉज। इफ इट वॉज द वे टू द न्यू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। अब न्यू को ओल्ड मत कर देना, हर जगह ऑपोजिट नहीं लगाते हैं। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। द मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन इफ इट वॉज द न्यू पार्लियामेंट, सॉरी, इफ इट वॉज द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राकेश सेड टू मीरा, राकेश ने मीरा से कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया। तो राकेश ने मीरा से कहा, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया। अब आप इंग्लिश में बनाओ, ठीक है। अब आप इंग्लिश में बनाओ। हम भारतीयों के लिए ना बहुत अच्छा होता है कि डायरेक्टली हम उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करें एंड देन इंग्लिश में उसको लिख दें या बोल लें, ठीक है। तो 4th, राकेश आस्क्ड मीरा if she have, है ना, if she had been completed her work, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट है, आप इसको किस में करोगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखोगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्या लिखा है। शीला सेड टू रोहित, शीला ने रोहित से कहा, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, क्या तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हो। शीला ने रोहित से कहा, क्या वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता है। इनडायरेक्ट सेंटेंस में मैं बोल रही हूं, शीला ने रोहित से कहा, क्या वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता है। अब डायरेक्टली बोलूं, देखो शीला ने रोहित से कहा, क्या वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता है, ठीक है। इनडायरेक्ट में जो पहले वाला बोला था वो है, चलिए इनडायरेक्ट में ही हमको लिखना भी है। तो शीला आस्क्ड रोहित, शीला आस्क्ड रोहित इफ he was wanted, अच्छा सॉरी was मत लगाओ, if he wanted to continue his studies, ठीक है। देखिए शीला आस्क्ड रोहित इफ ही वॉन्टेड टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, ठीक है, ये चीज है।
अब अगला वाला देखते हैं, 5th हो गया है, 6th नंबर का देखते हैं। आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, हो गया, चलिए। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, अब मैं हूं, टीचर मुझसे डायरेक्टली कह रही है, तो द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, लापरवाह तो होते ही हैं बच्चे, तो तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। टीचर ने मुझसे कहा, टीचर ने मुझसे कहा तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं बच्चों। यहाँ पे कल्प्रिट मैं खुद ही हूँ, मतलब टीचर जो बात कर रही है वो मुझसे कर रही है, तो यहाँ पे ही वो नहीं है। इनडायरेक्टली कैसे बनाओगे कि टीचर ने मुझसे कहा कि मैं अपना काम क्यों नहीं कर रही हूँ। ठीक है, टीचर ने मुझसे कहा कि मैं अपना काम क्यों नहीं कर रही हूँ। चलिए इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करिए इसको, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करिए। द टीचर आस्क्ड मी वेदर, या इफ लगाओ, वेदर भी लगा सकते हो, इफ आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क, इफ आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क। टीचर ने मुझसे कहा कि मैं अपना काम, अच्छा सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे आपका वाई है ना, आई एम सॉरी, तो वाई आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम क्यों नहीं कर रहा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे वाई है ना, तो मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दी। सो द टीचर आस्क्ड मी वाई आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं बच्चों। माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, मेरे भाई ने मुझसे कहा कि मैं कहाँ जा रही हूँ या कहाँ जा रहा हूँ। तो चलिए बनाइए, माई ब्रदर आस्क्ड मी, माई ब्रदर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, कि मैं कहाँ जा रहा था। ठीक है ना, कहीं जा रहा हूँ तो मेरे भाई ने मुझसे पूछ लिया। ठीक है, वेयर आई वॉज गोइंग। ठीक, चलिए, और ये है आपका इनडायरेक्ट वाला पार्ट खत्म होता है। ठीक है बच्चों, ओके, तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये है आपका जो सोल्यूशन है वो देख लीजिए। देखिए, माई ब्रदर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, लास्ट वाला है द टीचर आस्क्ड मी वाई आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क, शीला आस्क्ड रोहित इफ ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, राकेश आस्क्ड मीरा इफ शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। तो ये है आपका सोल्यूशन, देख लीजिएगा, वो हमने डिस्कस कर ही लिया हुआ है। ठीक है, व्हाट हिज नेम वाज एंड वेयर ही लिव्ड। ठीक, चलिए, अब ये जो है ना, ये पंक्चुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आई गेस 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पंक्चुएशन वाला, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड छोटा सा टॉपिक समझ करके इसको क्या किया जाता है, स्किप कर दिया जाता है। सो आई डोंट वांट कि आप इसको स्किप करिए। ठीक है बच्चों, इसको स्किप करने का कोई मतलब नहीं है कि आप इसको स्किप करिए। तो चलिए करते हैं, आइए। पंक्चुएशन में क्या होता है, पंक्चुएशन बेसिकली कुछ पॉज वाले मार्क्स होते हैं, मार्क होते हैं, मार्क्स वो नंबर वाला नहीं, मार्क होते हैं जिनको बीच बीच में सेंटेंस में लगाना होता है। ठीक है, जैसे जब कभी मैं रुक जाती हूँ तो सेंटेंस रुक जाता है, मतलब कुछ चीज़ें मैं रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ, कुछ होता है तो मैं बोलते बोलते रुक जाती हूँ, या फिर जब मेरी बात ख़त्म हो जाती है तब भी मैं रुक जाती हूँ। तो ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं बोलना होता है, बीच बीच में ये जो एक्स्ट्रा जो आपके बेसिकली पंक्चुएशन मार्क होते हैं, ये क्या करते हैं, या किसी की बातों को समझाने में आप कहना क्या चाहते हो, आपकी बातों का इंटेंट क्या है, उन सभी चीज़ों में एक एक्सप्रेशन के तौर पर भी इनका इस्तेमाल होता है बच्चों। ठीक है ना, तो
इसीलिए पंक्चुएशन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है। एंड ये फाउंडेशन लेवल पर ही सीखना होता है कि कहाँ पर हमको फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर हमको कॉमा का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर हमको कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करना है। ये सब आपके पंक्चुएशन मार्क होते हैं, जिनको हम हिंदी में क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि माँ ने कहा, माँ ने कहा तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो। एक और लिखती हूँ, माँ ने कहा तुम जा रहे हो। ठीक है, अगर ये विजिबल है क्लियरली, तो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस सेकंड वाले जो स्टेटमेंट है, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और यहाँ पर लेट्स से कि फुल स्टॉप ही लगा दिया है, या कोई मार्क ही नहीं लगाया हुआ है। मान लो कोई मार्क नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। तो माँ ने कहा तुम जा रहे हो, ठीक है, आप इसको पढ़ोगे, माँ ने कहा तुम जा रहे हो। इसमें ऐसा लगेगा कि माँ पूछ रही है कि मैं जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। इसमें ऐसा लगेगा माँ बता रही है कि मैं जा रहा हूँ। तो जैसा विराम चिन्ह होगा, उसी हाव भाव से आप पढ़ते हो या बोलते हो, ठीक है। अध्यापिका ने मुझसे कहा कि मैं देर से क्यों आया, मतलब यहाँ तो क्वेश्चन मार्क, सॉरी। अध्यापिका ने मुझसे कहा कि, मान लो कि कौन सा स्टेटमेंट दूं, चलो अध्यापिका को छोड़ दो। हाँ, भैया ने मुझसे कहा कि सेब खा लिया। और एक और चीज, भैया ने मुझसे कहा कि सेब खा लिया। तो ये क्या है, सेब खा लिया पूछा जा रहा है, सेब खा लिया यहाँ पे क्या हो रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए, माँ ने कहा कि तुम जा रहे हो, माँ ने कहा तुम जा रहे हो। तो आई गेस कि ये बात समझ में आ गई है कि ये आपके क्या है, विराम चिन्ह जो होते हैं, ये आपकी बातों को बेहतर समझाने में मदद करते हैं, बातचीत को बेहतर कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग तरीके के पंक्चुएशन मार्क होते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में ये जो होता है आपका, इसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। हिंदी में हम इस तरीके से पूर्ण विराम लगाते हैं, एक डंडी सा खड़ी डंडी बनाते हैं और इसको हम कहते हैं पूर्ण विराम कहते हैं। तो फुल स्टॉप कब लगता है बच्चों, जब आपकी बात समाप्त हो जाती है, तब आप विराम चिन्ह लगाते हो, पूर्ण विराम लग जाता है। देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मैरी रोड हर बाइक टू द प्लेग्राउंड। तो यहाँ पे फुल स्टॉप लिखा हुआ है कि मैरी अपनी बाइक जो है वो प्लेग्राउंड में चलाती है या प्लेग्राउंड तक लेके जाती है, ठीक है। कॉमा जो होता है ये अल्प विराम इसको हम कहते हैं। कॉमा को क्या कहते हैं बच्चों, अल्प विराम कहते हैं। जब आप 1-2 सेकंड के लिए बीच में रुकते हो, जब 1-2 सेकंड के लिए बीच में रुकते हो, या 2 से 3 चीजें एक साथ आपको बोलनी है, तो आप क्या करते हो, बीच बीच में कॉमा लगा देते हो। ये इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अल्प विराम कहा जाता है, ठीक है बच्चों। कॉमा को क्या कहा जाता है, आई एम रियली सॉरी, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कॉमा को अर्ध विराम कहा जाता है, अर्ध विराम कहा जाता है, ठीक है ना, अर्ध विराम कहा जाता है, सॉरी हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ये अर्ध विराम, ठीक है। तो जब आप 2-3 सेकंड के लिए रुकते हो, तो बीच बीच में आप क्या लगाते हो, कॉमा लगाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लो, जैसे आप कहते हो कि मुझे केला पसंद है, सेब पसंद है, अनार पसंद है और अमरूद पसंद है, आपने ऐसे कहा। तो मुझे केला कॉमा अनार कॉमा सेब कॉमा, अरे सेब के बाद में आपका लास्ट जो है वो अमरूद था, तो आप क्या लगाओगे, मुझे लिख देती हूँ, मुझे केला अनार सेब और अमरूद पसंद है, ठीक है। आपकी बात खत्म हो गई। तो केला अनार सेब और अमरूद पसंद है, आपने बीच में किसका इस्तेमाल किया, कॉमा का इस्तेमाल किया और
फुल स्टॉप, पूर्ण विराम का इस्तेमाल किया। अब आते हैं क्वेश्चन मार्क। तो जब आप किसी से कोई सवाल करते हो तो वाक्य के अंत में आप क्या लगाते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हो। एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह इसको कहा जाता है। जब आप कुछ कहते हैं कि ताज्जुब वाली चीज एक्सप्रेस करते हो, दुख एक्सप्रेस कर रहे हो, खुशी एक्सप्रेस कर रहे हो, शॉकिंग सी कोई चीज है आप एक्सप्रेस कर रहे हो, भावनात्मक जो चीज होती है उसको जब एक्सप्रेस करते हो तो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। क्या कहते हैं इसको? एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ठीक है, जैसे इसके लिए कुछ शब्द भी होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वाओ टुडे हैज बीन ऑसम, कि अरे मजा आ गया, आज का दिन तो बहुत अच्छा था, है ना, वाओ। तो ये जो आपके वर्ड्स हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी होते हैं, इन्हीं के बाद क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। सेमी कॉलन, इन दोनों को एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। आई गेस सेमी कॉलन को अल्प विराम कहते हैं, प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैडम कंफ्यूज रहती हैं चलो खैर, तो सेमी कॉलन जो है अल्प विराम होता है। ये क्या होता है बच्चों? ये आपके जो एक से ज़्यादा जब स्टेटमेंट होते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तब आप वहाँ पे सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हो। जैसे मान लो कि किन्हीं दो चीज़ों के बारे में बताना है, माई डॉटर इज़ अ टीचर, माई सन इज़ अ डॉक्टर। तो माई डॉटर इज़ अ टीचर, माई सन इज़ अ डॉक्टर, अल्प विराम, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आप रुके हुए हो, बिल्कुल हल्का सा पॉज होता है, अल्प विराम होता है। ठीक है ना। सो माई डॉटर इज अ टीचर, आप ऐसे भी लगा सकते हो, आप कंजंक्शन, अल्प विराम हटा करके आप क्या लगाते हो? कंजंक्शन लगाते हो। ठीक है बच्चों, तो जैसे आप बोलते हो कि माई डॉटर इज अ टीचर एंड माई सन इज अ डॉक्टर, ठीक है, तो अल्प कंजंक्शन वर्ड हटा करके हमने क्या लगा दिया? अल्प विराम लगा दिया। ठीक, कोलन बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं? कोलन बोलते हैं इसको। चलिए, ये क्या होता है? ये कैसे बताता है कि जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं, आपको किसी स्टेटमेंट को बोलना है तो आप एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बोलते हो और वहाँ के बाद लास्ट में क्या लगाते हो? कोलन लगाते हो, फिर अपनी बात को आप कंटिन्यू करते हो। जैसे मान लो एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यू हैव टू चॉइसेस, यू हैव टू चॉइसेस। हम क्या लगाएंगे? एक विराम चिन्ह लगाएंगे जिसको हम कोलन कहते हैं। फिनिश द वर्क टुडे और लूज द कॉन्ट्रैक्ट, आज के आज अपना काम खत्म करो या फिर ये जो समझौता हुआ है उसको तोड़ दो, है ना। ठीक है, मतलब तोड़ ना दो, तुम खो दोगे, ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। ओके, कोटेशन मार्क क्या होती है? किसी की कही हुई बात को एज इट इज उसी फॉर्म में रखना कोटेशन मार्क के अंदर हम रखते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वयं में वो परिवर्तन लाइए जो आप देखना चाहते हैं, तो ये महात्मा गांधी के वाक्य हैं, तो हम लिखेंगे कि महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है ना, कहा था। अब उन्हीं की बातों में रखना है हमको, उन्हीं की बातों को बताना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? आप इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, है ना, तो ये कोटेशन मार्क होते हैं कि स्वयं में स्वयं को परिवर्तित कीजिए। एग्जैक्ट वर्डिंग तो नहीं होगा बट मतलब वही है, स्वयं को परिवर्तित कीजिए जो आप देखना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोटेशन मार्क। ठीक है बच्चों, तो किसी की कही हुई बात को एज इट इज रखना, हम उसको कोटेशन मार्क के अंतर्गत रखते हैं। इंग्लिश में इसका होता है कि महात्मा गांधी हैज सेड बी द चेंज यू वांट टू सी, बी द चेंज यू वांट टू सी। ओके, चलिए आइए अगली पर आते हैं। कोटेशन मार्क तक हो गया है। एपॉस्ट्रॉफी का यूज कहाँ करते हैं बच्चों? एपॉस्ट्रॉफी का यूज कहाँ पे करते हैं? जब कोई चीज़ को हमें छोटा करके दिखाना होता है या किसी वर्ड का किसी से संबंध दिखाना होता है, उसमें हम एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ आपको एब्रिविएशन फॉर्म में, संक्षिप्त रूप में जो लिखा जाता है, जैसे मैंने इज नॉट को लिखना है किसमें? इजेंट मैंने लिख दिया, इजेंट लिख दिया, एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ यहाँ पे भी होगा। ठीक है, इसको आप इज नॉट ही पढ़ोगे। हैव नॉट को मैंने लिख दिया, हैव नॉट को मैंने लिख दिया हैवेंट,
ठीक है, तो इसको आप हैव नॉट ही पढ़ोगे। इसी तरीके से मैंने लिख दिया कि रवीज, एक सेकेंड, रवीज कार। तो ये रवीज कार का मतलब क्या हुआ, रवि की कार, ठीक है ना। नेहाज ड्रेस, तो नेहाज ड्रेस का मतलब है नेहाज लेट्स से होम। तो नेहाज होम का मतलब क्या हुआ, नेहा का घर। पोजीशन बता रहे हो कि ये जो चीज है, कोई वस्तु है, किससे संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को बताने के लिए आप क्या यूज करते हो, एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हो। किसी भी वर्ड के ऊपर ये जो ऊपर की तरफ जो कॉमा लगता है उसको हम एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है। हाइफन क्या होता है, ये दो शब्दों को जोड़ता है। हाइफन क्या करेगा बच्चों, दो शब्दों को आपस में जोड़ता है। जैसे हम लिखते हैं आई साइट, ठीक है ना, क्या लिखते हैं, आई साइट लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से और क्या हो जाएगा, 8 ईयर ओल्ड या 9 ईयर ओल्ड, जो भी लिख लो, 8 ईयर ओल्ड, ठीक है ना, 8 साल, ठीक है। ये हो गया। ब्रैकेट क्या होता है, दो जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं आप ब्रैकेट के अंदर क्या करते हो, क्लोज कर देते हो उसको। एलिप्सिस का क्या मतलब होता है, एलिप्सिस का मतलब होता है आपने आधी बात कही और उसके बाद इस तरह से एलिप्सिस डॉट 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 लगा दिया, तो ये क्या होता है, इसका मतलब है तो है कि आगे भी और कुछ कहा हुआ है आपने, ठीक है ना। एलिप्सिस का यही मतलब होता है, आगे और भी कुछ कहना था, मतलब आगे कुछ बात कही गई है, ठीक है ना। टू बी कंटिन्यूड माना जाता है कि आगे कुछ और चीजें हैं, मेंशन्ड हैं, ठीक है। सो ये हो गया पंक्चुएशन मार्क। अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, चलिए। ये है आपके क्वेश्चन, देखिए आसान है, बिल्कुल आसान है। आइए देखिए, व्हाट इज योर नेम, देखो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आस्क माई सीनियर, आस्क माई सीनियर, ठीक है ना। व्हाट इज योर नेम, आस्क माई सीनियर, ठीक, यहाँ पे आपने लगा दिया। अच्छा चलो, व्हाट यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। मेरे सीनियर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, आई रिप्लाइड, ये आप क्या करोगे, ये कैपिटल लेटर में लिखोगे, आई रिप्लाइड माई नेम इज प्राची, फुल स्टॉप लगा दोगे। क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे, ठीक है ना। व्हाट इज योर नेम, आस्क माई सीनियर, आई रिप्लाइड माई नेम इज प्राची। हरी सेड टू अमन, तो हरी सेड टू अमन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क में क्या कर दोगे, क्लोज करोगे। आई लाइक योर ड्रेस, मुझे तुम्हारा ड्रेस अच्छा लगता है, इस तरीके से आप लगाएंगे। ही सेड विल यू, अच्छा ही सेड विल यू हेल्प मी, और शैल आई आस्क, ये आई को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, विल यू हेल्प मी और शैल आई आस्क समवन एल्स, क्या तुम मेरी मदद करोगी या मैं किसी और से पूछूं, क्या तुम मेरी मदद करोगी या मैं किसी और से पूछूं, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे, ओके। आइए नेक्स्ट, माई फादर, तो ये सबसे पहले तो एक और चीज करते जाओ, यहाँ पे कुछ चीजें रह गई हैं, इसको हम कैपिटल लेटर में, W को कैपिटल लेटर में करेंगे एंड देन इन्वर्टेड कॉमा में, H को भी कैपिटल लेटर में करेंगे, यहाँ पे भी कैपिटल लेटर में करेंगे, और M को भी हम यहाँ कैपिटल लेटर में लिखेंगे। माई फादर सेड टू राजू, तो ये हो जाएगा आपका माई फादर सेड टू राजू, और यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाएंगे, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे, तुम्हें अपना समय संडे को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। द बॉय, तो ये कैपिटल लेटर हो जाएगा आपका। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, सर में आई कम, तो इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। रमेश, कैपिटल लेटर में आर करिए, रमेश सेड टू मोहन, तो रमेश सेड टू मोहन, आर यू नॉट गोइंग टू प्ले टूडे, सो आर यू नॉट गोइंग टू प्ले टूडे, इस तरीके से आप लिखेंगे। हाउ डज दिस मशीन वर्क, तो हाउ डज दिस मशीन वर्क, ये आपने लिख दिया, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में ये क्लोज हो जाएगा। आस्क द बॉय, ये फुल स्टॉप हो जाएगा, एक सेकंड, आस्क द बॉय, ठीक है। तो हाउ डज दिस मशीन वर्क, हाउ डज, अच्छा
एक सेकेंड, हाउ डज दिस मशीन वर्क, आस्क द बॉय। इस तरीके से आप लिखेंगे, लिखने का टाइम नहीं है, सोल्यूशन है, ये देख लीजिए, ये देखिए एक कोटेशन मार्क में हमने क्या कहते हैं कि क्लोज किया हुआ, हाउ डज दिस मशीन वर्क, आस्क द बॉय। रमेश सेड टू मोहन, आई यू नॉट गोइंग टू प्ले टुडे, तो द बॉय सेड सर मे आई कम। अच्छा हाँ सर, यहाँ पे हल्का सा पॉज देना होता है ना, सर पॉज देना होता है ना, तो कॉमा लगा देंगे, ठीक है। चलिए, सो माई फादर सेड टू राजू, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। ठीक है बच्चों, he said will you help me or shall I ask someone else, क्वेश्चन मार्क है क्योंकि वो पूछ रहा है। हरी said to अमन, I like your dress, मुझे तुम्हारा ड्रेस अच्छा लगता है। What is your name, asked my senior, I replied my name is प्राची, my name is प्राची, मैंने जवाब दिया मेरा नाम प्राची है। ठीक है, तो ये है आपका पंक्चुएशन का क्वेश्चन। ठीक, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन को अच्छे से। ओके, अब आते हैं हम बच्चों, ये आता है आपका ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस आते हैं। क्या आता है, ट्रांसलेट करने के लिए कुछ क्वेश्चन देता है। ये आपके सारे के सारे ये अलग अलग पैसेजेस हैं जो ट्रांसलेट करने के लिए 2024 में पूछे गए हैं। एक एक करके हम पैसेजेस को यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन मैंने जानबूझ के नहीं रखा क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं यहीं पर आपको ट्रांसलेट करूँ और साथ ही साथ ताकि हम थोड़ा डिस्कस करते रहो और आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। पुस्तकें हमारी अच्छी मित्र हैं, आप सिंपल से जिस टेंस में उसमें लिखते जाओ। तो क्या करेंगे बच्चों, बुक्स आर आवर गुड फ्रेंड्स, पुस्तकें हमारी अच्छी मित्र हैं। एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानियां एवं चिंताएं भूल जाते हैं। सो वाइल रीडिंग अ गुड बुक वी forget our problems, we forget our problems and worries, चिंताएं, worries। ओके, तो पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं। पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं। ठीक है ना, ज्ञान देने के साथ साथ जब वर्ड आता है तो हम यूज करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो का। तो कैसे लिखेंगे, आइए, बुक्स नॉट ओनली give us knowledge, पुस्तकें हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती हैं बल्कि builds our character, so build our character, पुस्तकें हम में साहस एवं आशा का संचार भी करती हैं, है ना। तो बुक्स close the courage and hope
इन अस। ओके, ये हो गया आपका। सब आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में है, आप आसानी से लिखते जाइए। ठीक है बच्चों, अगला वाला आते हैं। अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ। अशोक वॉज अ फेमस रूलर, या आप कह सकते हो एम्परर। तो अगला वाला मैं लिखूंगी अब। अशोक, अशोका वॉज अ फेमस रूलर। शासक कह सकते हैं या एम्परर लिखो, चलो एग्जैक्ट वर्ड लिखते हैं, एम्परर। अशोका वॉज अ फेमस एम्परर। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। ही loved he loved his people, या आप सब्जेक्ट्स लिख सकते हो, सब्जेक्ट को हम प्रजा मान के चलते हैं, राजा की प्रजा। ठीक है ना, he loved his subjects। ठीक है ना, प्रजा है, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ विषय मत मानना, प्रजा हम बोलते हैं। कलिंग युद्ध के बाद वह युद्ध से घृणा करने लगा। he started hating war after the war of Kalinga। आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा। ठीक है, उसके बाद वह प्रजा की भलाई के काम करने लगा। ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, या पीपल लगाओ। ठीक है ना, सब्जेक्ट्स, वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करने लगा। ठीक है ना, बेनिफिट की जगह पे आप वेलफेयर भी लगा सकते हो। बेनिफिट की जगह पे बच्चों आप वेलफेयर भी लिख सकते हो, बेनिफिट भी लिखोगे तो भी सही है। तो ये हो गया, दो सेंटेंस हमारे, दो पैसेज हो चुके हैं। अब आगे आते हैं। अब ये मैं हटाऊंगी तो ये इरेज हो जाएगा, इसलिए मैं साइड हुई हूँ। आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपके क्वेश्चन बैंक में है, आप वहां से प्रैक्टिस करिए। मैंने ये लिखा जानबूझ के है ताकि आप अपने सेंटेंस में पैसेज को फ्रेम करना सीखें। कोशिश करिए आप अपने सेंटेंस में एक पैसेज को फ्रेम करिए, रटिए मत उसको। ठीक, ओके, चलो 38 नंबर देखेंगे। मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है। इसमें क्या है बताओ? मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है। आई लाइक माई विलेज वेरी मच। ठीक है, यहां के लोगों में बड़ा अपनापन है। तो सेल्फ बिलोंगिंग, चलो ठीक। द पीपल ऑफ माई विलेज, हालांकि लिटरल मीनिंग में लिखा नहीं है बट आप लिख सकते हो। द पीपल ऑफ माई विलेज हैव द फीलिंग ऑफ सेल्फ बिलोंगिंग, अपनापन। ठीक, चलिए। मेरे गांव में कारखाने नहीं हैं, इसलिए यहां प्रदूषण भी नहीं है। देयर इज नो फैक्ट्री, देयर इज नो फैक्ट्री इन माई विलेज
in my village, that is why, इसीलिए, that is why, या therefore लिख सकते हो, therefore there is no pollution, there is no pollution, ठीक है ना, यहाँ कोई प्रदूषण नहीं है। मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे एवं हरे भरे खेत बहुत याद आते हैं। I miss the temple of my village, I miss the temple of my village, fruits of orchards, फलों के बागान जो होते हैं, and the green fields, ठीक बच्चों, ये हो गया आपका 38 नंबर का पैसेज का ट्रांसलेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 39th वाला देखते हैं, उसके बाद 2-3 और बचा हुआ है, 39th वाला देखते हैं, ठीक है। चलिए, आज हमारे प्रधानाचार्य अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। तो अवकाश ग्रहण करने का मतलब है अवकाश पर हैं, अच्छा फेयरवेल है शायद उनका, अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। तो टुडे 39th ना, टुडे our principal is taking farewell, विदाई या अवकाश, टेकिंग फेयरवेल। वे कॉलेज में 1980 से कार्य करते रहे हैं। सो ही हैज बीन वर्किंग सिंस 1980 इन द कॉलेज, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ही हैज़ बीन वर्किंग इन द कॉलेज सिंस 1980, ठीक है, ऐसे ही लिख दो, ही हैज़ बीन वर्किंग इन द कॉलेज, he has been working in the college since 1980। ओके, वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। he behaves good with every student, ठीक है। और क्या है, वे सभी अध्यापकों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अध्यापक हैं, ओके। तो यहाँ पे टीचर्स लिख दीजिए, एवरी टीचर। सभी विद्यार्थी उनका बहुत सम्मान करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स respect him a lot या very much, जैसा लिखना है, a lot, ठीक है ना, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। अगला, चलिए, तो अगला है, मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था।
ठीक है, तो नेक्स्ट, I was going to the market with my parents yesterday. ओके, अगला क्या लिखा है, रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला, है ना, घनिष्ठ होता है मेरे ख्याल से। रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला। ऑन द वे आई मेट विद माई क्लोज फ्रेंड। उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया। ही टोल्ड मी अबाउट हिज पेरेंट्स। हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए। सो वी वर वेरी हैप्पी टू नो अबाउट ईच अदर। वी वर वेरी हैप्पी टू नो अबाउट ईच अदर। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया आपका 48th वाला। ओके, लास्ट बचा हुआ है, चलिए देखते हैं। ये आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कायदे से कर लीजिएगा। क्या लिखा है, मनीष अपने पिता का इकलौता बेटा है। ठीक है, मनीष अपने पिता का इकलौता बेटा है। ओके, इरेज कर रही हूँ, मतलब हट जाएगा ये। चलिए, मनीष अपने पिता का इकलौता बेटा है। मनीष इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है, और क्या है बच्चों, एक दिन वह अपने घर से बाहर गया। वन डे ही वेंट आउट ऑफ हिज हाउस या होम। ठीक है, और क्या हुआ, उसने अपने पिता की आज्ञा नहीं ली। ही डिड नॉट सीक का मतलब होता है मांगना, परमिशन लेना या कुछ चीजें। सीक परमिशन ऑफ हिज फादर। He did not seek permission of his father. वह 3 घंटे बाद घर लौटा तो उसके पिताजी उससे काफी नाराज हुए। He returned after 3 hours. He returned after 3 hours. So his father got very angry at him. His father got very angry at him. तो उसके पिता उससे बहुत नाराज हुए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन का पार्ट भी
कंप्लीट बच्चों। ठीक, तो इस तरह से आप प्लीज़ आप प्रैक्टिस करिए बच्चों। बिना प्रैक्टिस के कोई चीज़ हमें एक बार में नहीं आती है, प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ हो गई है एंड आई थिंक ये आज का लास्ट है। यस, आज का ये लास्ट वीडियो है बच्चों। तो ग्रामर का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने टेंसेस देखा, ट्रांसलेशन देखा, पंक्चुएशन देखा, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग, ये सारी चीज़ें हमने देखी बच्चों। ये आपका आई गेस हाफ 50 मार्क्स का रहता है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। इसमें ये बहुत अच्छे नंबर ला सकता है आपका, क्योंकि इसमें आपको रटना नहीं है, आपको बस थोड़ा सा चीज़ों को समझ करके प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो आज मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं, मोटिवेशन वाली चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलूँगी। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।